नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हमारे देश में किसी भी टेक प्रोफेशनल का सपना होता है कि वो अपना टैलेंट एक बार अमेरिका में जरूर आजमाए, मगर लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बात रास नहीं आती। भारतीय टैलेंट से लगता है इतना खौफजदा हो गए हैं कि उन्होंने नए एप्लीकेंट्स के लिए H1B वीजा की फीस बढ़ाकर सपनों को स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश की है। आज इसी विषय के हर पहलू पर करेंगे विशेष चर्चा। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के लिए फीस में भारी भरकम इजाफा करके लाखों भारतीय युवाओं के सपनों को एक तरह का दर्द दे दिया है। अमेरिका जाकर टेक कंपनियों में अपना करियर बनाने वाले युवाओं को अब भारी भरकम फीस चुकानी होगी। यह फैसला नए एप्लीकेंट्स पर लागू होगा। H1B वीजा फीस में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बाद अब दिग्गज टेक कंपनियों और उनमें काम करने वाले लाखों भारतीयों के भीतर एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि क्या यह अमेरिका अब वाकई उनके सपनों को पूरा कर पाएगा। कई प्रमुख टेक कंपनियों ने अपने H1B वीजा धारक कर्मचारियों को सलाह दी है कि जब तक वो इस स्थिति का ठीक तरीके से आकलन नहीं कर पाते, तमाम स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाती, बेहतर होगा कि वो अमेरिका में रहें। कुछ तस्वीरें भी हमें नजर आई, जिनमें फ्लाइट के अंदर की भी तस्वीरें थी, जहां पर किस तरह की बेचैनी नजर आई। कई लोग फ्लाइट से उतर भी गए, बहुत सी ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। तो ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि अमेरिका अब शायद धीरे धीरे जो लगातार तमाम अपने सैंक्शंस और बाकी चीजों में सख्ती कर रहा है, और वो उसका असर भारत पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, और भारत के खासतौर पे टेक जो कंपनियां हैं उन पर पड़ रहा है, उन तमाम चीज़ों पर पड़ रहा है, उनके टैलेंट पर पड़ रहा है। और आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ नीति शर्मा जुड़ चुकी हैं, जो कि सीईओ हैं टीम लीज डिजिटल से। थैंक यू सो मच नीति, अपना समय देने के लिए। हमारे साथ विजय थिरुमलाई साहब हैं, सीईओ हैं गोल्ड वाटर ग्लोबल से। थैंक यू सो मच विजय, आपका भी अपना समय देने के लिए। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं पूजा मेहरा, जानी मानी इकोनॉमिस्ट। पूजा, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। और वरुण सिंह साहब हैं, एमडी हैं एक्साइज इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन INC से। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो चर्चा की शुरुआत मैं खासतौर पे विजय सर आपसे ही करूंगा। कितना बड़ा सेटबैक, मतलब जो एक तमाम इस वक्त नैरेटिव्स चल रहे हैं, तमाम बातें चल रही हैं, उसका एक चीज नजर आ रहा है कि भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं अमेरिका में। और जाहिर सी बात है कि ये एक तरह का पेन भी दे रहा है, जो तस्वीरें सामने आई हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, सो स्लाइटली मोर कंफर्टेबल इफ दैट्स ओके। ठीक है। सो setback is enormous for the new joinees, especially जो students है वहाँ पे so that is huge setback, right? Anybody who's on F1 visa, OPT, etc., they are not able to get jobs easily. $100,000 मतलब अभी होता है कि $50 per hour, ठीक है? So approximately 2,000 hours in a year, so 100,000 by about 2,000 is roughly about $50 an hour, right? $50 an hour के हिसाब से they want people to pay to the US government per year for new joinees, right? That will make the new joinees job search extremely difficult, right? जो experienced है उसको तो चलेगा, especially the big tech firms में जो काम करें, Google, Microsoft, etc., उसमें तो चलेगा। वो जो नया graduate हो रहा है उसके लिए extremely difficult to find a job, right? So more important, जो parents है जो लोन लेके बच्चे को भेज रहे हैं, they will face a lot of difficulty because they will not be able to. मैं तो हमेशा ट्विटर में तो बोलता हूँ, parents be very careful about sending your kids to US taking a loan if you don't have a green card with them, right? अगर F1 में भेज रहे हैं without your green card, very difficult to even pay back the loans because very difficult to get a job as it is with OPT. जो OPT होता है ना, so even with OPT it's so difficult. Now with the renewed fees, etc., very difficult for new joiners to find a job. I'm very worried about the students who are graduating this year, next year. जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं, मतलब
अमेरिका जाकर पढ़ना, वहां पर करियर बनाना, सारी चीजें जो होती हैं ये एक लॉन्ग टर्म जो कहते हैं ना प्लानिंग होती है, और उसमें इस तरह के फैसले कहीं ना कहीं एक तरह से साइकोलॉजिकली भी बहुत असर डालते हैं, आपकी बाकी चीजों पर भी, पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं एक तरह का स्ट्रेस देते हैं। चलिए मैं चर्चा को थोड़ा सा और ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। नीति, अमेरिका के लिए भी ये चैलेंजिंग ही होगा, मतलब अगर हम इतना बड़ा हिस्सा उनके पूरे इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में लगा रहे हैं, भारतीय टैलेंट्स अगर इतनी ज्यादा संख्या में है, तो उनके लिए भी इस चीज पर लगातार सैंक्शंस लगाना, लगातार सख्ती करना उनके लिए भी बहुत मुश्किल होने वाली है। जी बिल्कुल प्रशांत, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं सही है, क्योंकि जो H1B वीजा है के जो एप्लीकेंट्स हैं या जिसको वीजा दिया गया है, लार्जेस्ट चंक एक्चुअली अमेरिकन कंपनीज ने डायरेक्टली हायर किया है। तो जो इंडियंस को हायर किया है, लेकिन वो Amazon, गूगल, मेटा, इन सब कंपनीज ने हायर किया है। तो उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा ये जो $100,000 की जो फीस है, और जैसे विजय कह रहे थे कि $50 एन आवर का एडिशनल कॉस्ट कोई भी कंपनी बेयर नहीं। डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि उनके मार्जिन घटेंगे, विच मीन्स उनके कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएंगे, विच मीन्स कंज्यूमर विल हैव टू डायरेक्टली पे। तो अभी तक जो हो रहा है उसकी मैथ ना जुड़ नहीं पा रही है कि ये सिर्फ इंडिया को हिट कर रहा है कि आगे जाके मेरे ख्याल से अमेरिकन इकोनॉमी को भी काफी हद तक हिट करेगा। 70% जो H1B वीजा के जो एम्प्लॉयज हैं इंडियंस हैं, बाकी सबके 12-15% चाइनीज हैं, बाकी दूसरे एशियंस हैं, ब्राजीलियंस हैं, साउथ अमेरिकन हैं। बट इंडिया को क्यों इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि 70% H1B वीजा एम्प्लॉयज करंटली हैं। क्या वो 70% 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा? क्योंकि जो नए एप्लीकेंट्स नहीं ले पाएंगे और एंट्री लेवल वर्कफोर्स जो है उनको नहीं मिल पाएगा, ये जो H1B वीजा है, या कंपनीज नहीं स्पॉन्सर करेंगी, बहुत मुश्किल होगी। और इसका मतलब ये भी है कि अगर उन्हें लोकल टैलेंट हायर करनी है अमेरिकन कंपनीज को, वो उसका कॉस्ट बहुत बड़ा होगा। क्योंकि अगर आप इंडिया में देखेंगे, एक लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है 10 साल के एक्सपीरियंस का, वो एक 40 से 70 लाख के सीटीसी में आता है इंडियन रुपीज में। वही अगर हम H1B लेके उसको यूएस में भेजते हैं, वो समझिए $120,000 होगा। उस पे आप अगर $1 लाख और ऐड कर देंगे, कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आप लोकल हायर करेंगे तो लोकल टैलेंट सेम स्किल्स के साथ में, विच इज अमेरिकन लोकल टैलेंट, आपको $150,000 to $200,000 पे मिलेगा। सेम स्किल सेट, सेम एक्सपीरियंस लेवल, खाली फर्क ये है कि आप इंडिया से लोगों को लेके जा रहे हैं या लोकली हायर कर रहे हैं। तो आई थिंक अमेरिकन कंपनीज पे कॉस्ट प्रेशर बहुत होने वाला है इन द शॉर्ट रन। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको कहीं ना कहीं हमें समझना होगा। इन सब के बीच में वरुण जी, हमें ये बताइए कि क्या ये एक तरह का मौका भी देता है? मतलब देखिए, ठीक है, जो अभी वहां गए नहीं हैं उनके पास तो विकल्प है, और जाहिर सी बात है कि अब बाकी जो देश हैं, खासतौर पे कनाडा या बाकी इस तरह के देश, वो कहीं ना कहीं इस मौके को भुनाएंगे। और इन सब में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या अब इस तरह के सैंक्शन जो हैं वो स्टूडेंट को भी या जो भी बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ज्यादा बेहतर पोजीशन में ला देते हैं? देखिए, अभी जैसे आप नीति भी सही बोली कि प्रेशर्स तो बहुत रहेंगे नए नए और मिड साइज एम्प्लॉयर्स के ऊपर। और जैसे कंट्रीज कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके, ये भी काफ़ी स्किल सेट्स पे, स्किल्ड माइग्रेशंस पे डिपेंड करते हैं। और जितने भी H1B में जितने भी कैंडिडेट्स जाते हैं वो भी इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी बहुत हाई टैक्स पेयर्स होते हैं, उनके भी 30-35% टैक्स लगते हैं। और इसी बीच में अभी आप देख रहे हैं दुबई भी एज अ ग्लोबल हब बना हुआ है, जिसमें ग्लोबल टैलेंट्स को वो इनवाइट कर रहे हैं। नॉट ओनली सिर्फ रियल एस्टेट का ही बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, यहाँ आपको टॉप टैलेंट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सो बाकी कंट्रीज को ये सैंक्शन से डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है। और ऑफ कोर्स अभी लॉन्ग रन में इंडिया को भी ये प्लान करना चाहिए कि जितने भी कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी एक रिटेंशन प्लान और एक टैक्स बेनिफिट देना चाहिए कंपनीज को, जो कि इंडिया में भी कंफर्टेबली बिजनेस एक्सपैंड करें और ऑफशोर बिजनेस या आउटसोर्सिंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। और ये जो मौका है, देखिए अभी तो ये जो सैंक्शन हुए हैं, ये तो व्हाइट हाउस अभी इसको विथहेल्ड किए हैं अगले साल के लिए। ये तो अभी बस एक नोटिफिकेशन है,
बट ये नेक्स्ट ईयर से अगर ये इम्प्लीमेंट भी होता है तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये रास्ता बहुत ही कठिन होने वाला है, क्योंकि जो पेरेंट्स है वो स्टूडेंट्स रिकवर नहीं कर पाएंगे। जॉब्स के लिए बहुत अनसर्टेनिटीज हो जाएगी, उनके फैमिलीज के लिए भी बहुत अनसर्टेनिटीज होगी। दूसरे वीजा कैटेगरीज जैसे EB-5 हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिलते हैं, वो सब प्रोग्राम्स को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और ये जो मूवमेंट है, इससे US गवर्नमेंट को भी काफ़ी लॉस होगा, क्योंकि ये जो टैक्स पेयर्स की जो कंट्रीब्यूशन है 70-75-80,000 जो H1B में इंडिया से जो लोग जाते हैं या टोटल कोटास जाते हैं, वो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये मेरे ख्याल से ये तो एज अ पॉलिटिकली, अगर किसी कंपनी का CEO अगर पॉलिटिकली कोई डिसीजन लेता है तो कंपनी या कंट्री हो, दोनों के लिए लॉस है। तो ओवरऑल तो मैं इसको पॉजिटिवली नहीं देख रहा हूँ, बट यस पॉजिटिवली अगर दूसरे कंट्रीज में देखिए तो ये दूसरे कंट्रीज इसको डेफिनेटली बेनिफिट लेंगे। और पिछले टाइम भी H1B ये वाकई बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल ये भी उठता है पूजा कि मतलब हम ट्रंप को केवल अनप्रिडिक्टेबल कह के और इन चीजों को बार बार उससे नहीं ढक सकते। मतलब इसका मतलब है ये सारी चीजें उनकी प्लानिंग का हिस्सा रही हैं। मतलब एक तरफ वो हाथ बढ़ाते हैं, भारत को बहुत सारी चीजों में कहते हैं कि नहीं हमारी दोस्ती बेहतर है, हमारे बीच कुछ भी खराब नहीं है। दूसरी ओर बैक टू बैक हम इस बीच फैसले जो देखें उनके, वो कहीं ना कहीं एक तरह की रणनीति नजर आती है, एक स्ट्रेटजी नजर आती है। ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए। वहां पर इस तरह के सेटबैक अपने आप में चिंता तो बढ़ाएंगे। ये जो उनका डिसीजन है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसका इकोनॉमिक्स क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है US कंपनीज के ऊपर, इंडियन प्रोफेशनल्स के ऊपर, वो मेरे से पहले सबने अच्छे से समझाया। आपका जो कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबिलिटी और उनकी पॉलिटिकल सिग्नलिंग जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको लेके जो है रणनीति, वो ये दिखाती है। मेरे ख्याल से आपका कहना बिल्कुल सही है। कोई भी पॉलिटिशियन और कोई भी कंट्री की पॉलिसीज जो हैं वो दोस्ती के बेसिस पे उतनी नहीं होती हैं जितनी उनकी अपनी इंटरेस्ट क्या है उसके बेसिस पे होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हमने बार बार ये देखा है कि उसमें एक एडिशनल लेयर आ जाती है, वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी पर्सनल इंटरेस्ट क्या रहती है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसलिए बने हैं क्योंकि वो जो हैं बहुत सारे लीगल केसेस में फंसे हुए थे और व्हाइट हाउस में आना उनके लिए बहुत जरूरी था उस सब को देखते हुए। और वो अपनी वो पोजीशन को बनाए रखने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है ये सब सिग्नल्स कर रहे हैं, उनका जो मागा क्राउड है उसको खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये बात एकदम साबित होती है। इंडिया और बाकी के कंट्रीज को उनके साथ डील करने में इस बात को बीच में मेरे ख्याल से रखना पड़ेगा। और ये कल जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया था उससे भी पता चलता है, उन्होंने एक स्वदेशी की बात करके ये इंडियन पॉपुलेशन को तैयार करना की मुझे लगता है शुरुआत की है, ये सिग्नल करने की शुरुआत की है कि बहुत सी चीजें जो हैं हम जैसा चाहते हैं वो वैसे नहीं रहेंगी। इंडिया US रिलेशनशिप जो है एक वॉलेटिलिटी पीरियड के अंदर एंटर कर रहा है, जिसके अंदर बहुत से बातें हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं हैं। और इसलिए जो है एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन के एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसको ये सब देख के ही बनाना अब चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जो सब डिसीजंस ले रहे हैं उसके ऊपर इंडिया के पास इस वक्त ऐसा कोई लिवरेज है नहीं। तो ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है कि ट्रंप जो है अनप्रिडिक्टेबल है और अब उसका जो है इम्पैक्ट हमें पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। ये चीजें जो हैं वो अपने आप में चिंता तो बढ़ाती हैं। विकल्प के तौर पे भले मतलब ये बात सिद्धांतिक रूप से बड़ी सही लगे कि स्वदेशी अपनाइए सारी चीजें, लेकिन जाहिर सी बात है वो प्रैक्टिसेस आते आते चीजें होने तक का, और जो चॉइसेस अगर स्टूडेंट ने कुछ रखी हैं अपने मन में तो उसका विकल्प जो है वो शायद उसी स्टैंडर्ड का हो सकता है। तो उस लिहाज से भी थोड़ा सा हम डिस्कशन को ले जाएंगे कि क्या हम उतने तैयार हैं उस स्तर पर पे करने के लिए, उस स्तर पर स्किल को, उस टैलेंट को पे करने के लिए, और उसके हिसाब से इंस्टीट्यूशन हमारे उस स्तर पर पहुंच चुके हैं। इन सारी बातों को भी हम चर्चा में लाएंगे, थोड़ा क्रिटिकल होकर भी देखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चर्चा लगातार जारी है H1B वीजा की बढ़ी हुई फीस। हालांकि वो नए जो एप्लीकेंट्स हैं उन पर लागू होगी। उन सारी चीजों के बीच सवाल उठता है कि जो स्टूडेंट्स वहां हैं, जो वहां पर ख्वाब देख रहे थे, उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक है। इन सब चीजों के बीच विजय, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, अगर हम मतलब आप सभी, बहुत तजुर्बा है आप सभी को, अगर एक स्टूडेंट के नजरिए से देखें तो क्या उन्हें सलाह दी जाएगी इस मोमेंट पे? क्या होना चाहिए? मतलब जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों के बीच फोकस कर पाना, फिर अपनी प्लानिंग को प्लान बी, प्लान सी कहां शिफ्ट करना होगा? सो टू थिंग्स कि मान लो कि स्टूडेंट्स अभी जो जा रहे हैं प्लान करने के लिए जा रहे हैं, आई स्ट्रांगली रेकमेंड पेरेंट्स डोंट टेक स्टूडेंट लोन्स टू सेंड द किड्स अब्रॉड। अगर आपके पास पैसा है भेजो, डोंट सेंड स्टूडेंट्स विद लोन्स। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आई बीन ट्वीटिंग अबाउट दिस फॉर लास्ट 1 year that the visa, because we are probably the largest in this country for EB5 platform, we know the issues what the स्टूडेंट्स फेस। मैं हमेशा पेरेंट्स को यही बोलता हूं, अगर आपको पैसा है तो बेचो, डोंट टेक लोन्स, डोंट मॉर्गेज अ हाउस एंड सेंड द किड्स। सेकंड, फॉर स्टूडेंट्स who are already there, you need to do 3-4 things. Try to maximize your OPT. जो वो OPT में है, try to get a job in OPTs for 3 years. You'll be at least be able to pay off your loans. Second, अगर आप exceptionally talented हो, there's a visa class called O1 visa. Okay, वो H1B का कोटा में नहीं आता है. You have to build paperwork for that. You have to show how you're adding talent to US economy, right? So you can try for O1 visa, and उसमें कोटा ही नहीं है, ठीक है? Second, अगर आपके पास पैसा है, पेरेंट्स के पास पैसा है, try to get EB5. That is the permanent solution. आपको ग्रीन कार्ड 2-3 साल में मिल जाएगा, आपको EAD मिल जाएगा आपको 6 महीने में, ठीक है? So we help multiple hundreds of parents every year to get EAD, EB5. नीति, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें बताइए कि फिर विकल्प क्या है? मतलब जो अब यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब ये तो कहीं से भी आकर्षक नहीं रहा अमेरिका में जो स्थितियां हैं, तो उनके लिए फिर विकल्प क्या है? 2 चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए कि पिछले 2-3 साल से वो जो ग्रेट अमेरिकन ड्रीम ऑन साइट जो बच्चे हम भेज रहे थे काम करने के लिए, वो नंबर ही कम हो गए हैं। क्यों कम हुए? क्योंकि कोविड के दौरान सबको पता लग गया है कि रिमोट काम भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खाली ऑन साइट भेजो, ऑफशोर भी काम हो सकता है। तो वो जो नंबर्स कम होते जा रहे हैं, एज इट इज वो अमेरिकन ड्रीम जो है कम होती जा रही थी। सो अभी जो इंडियन में स्टूडेंट्स हैं, जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, पास आउट कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हमारे खाली एक करियर ऑप्शन यही है कि एक आईटी कंपनी में ज्वाइन करके हम यूएस चले जाएं। मेरे ख्याल से वही ऑप्शन नहीं है, बहुत दूसरे ऑप्शंस हैं। कंपनीज को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, बच्चों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, पेरेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए कि या हम इंडिया में काम करें, क्या स्किल सेट्स पे काम करें, किस कंपनीज में काम कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी कंपनीज तो है ही, अभी जीसीसीज आ गई हैं, वो भी टेक टैलेंट को हायर कर रही हैं। और जो नॉन टेक कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, इतने सारे टेक फर्स्ट कंपनीज अभी इंडिया में हो गई हैं। इतना इनोवेशन और रिसर्च हो रहा है हमारे देश में, स्टार्टअप जो है वो काफी काम अच्छा कर रहा है। आई थिंक ऑप्शंस और भी हैं। हाँ, क्या वॉल्यूम वो ले पाएगा? अभी के लिए नहीं। उतने ही सैलरीज पे ले पाएगा, मे बी नॉट, बट इन माय व्यू एक नौकरी कोई नौकरी से बेटर है कि आप काम कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं और आप फिर दूसरे देश में जाइए। यूरोपियन नेशंस हायर कर रहे हैं, कनाडा। वरुण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मतलब सीधा होता है कि भाई अगर आप नौकरी कर रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं, खासतौर पे अमेरिका जैसी जगहों पे, जाहिर सी बात है सीधा आप पहली तुलना करेंगे अपने पे स्केल की, आपको कितना पैसा मिल रहा है या आप का किस लेवल पे आप का एक्सपोजर है या किस तरह की कंपनी में आप काम कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि वहां पर आते ही तुरंत स्टूडेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं शायद वो किसी और देश का ऑप्शन करेंगे भारत में या बाकी जगह अपना टैलेंट एक्सप्लोर करने की जगह, अगर उसने मन बाहर का बना लिया है? जी बिल्कुल। देखिए अभी ये पिछले कुछ ही सालों से अभी काफी ब्रिजिंग कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं इंडिया और यूएस और डिफरेंट कंट्रीज में भी, जिसमें आप इंडिया में भी रह के आप इंटरनेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी है।
और जॉब्स के लिए ऑफ कोर्स यूएस इज द फर्स्ट, अब यूएस हमेशा पहला प्रेफरेंस रहा है, पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी। टैलेंट प्रोग्राम्स हर एक कंट्रीज में स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि स्किल सेट्स सिर्फ यूएस में शॉर्टेज नहीं है, स्किल सेट्स बाकी सारे डेवलप कंट्रीज में शॉर्टेज है। और सभी कंट्रीज को पता है कि स्किल्स और नंबर्स और जो वॉल्यूम है, रिसोर्सेज, वो इंडिया में ही है। तो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है और इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। इसीलिए जो प्रोग्राम्स और जो सैंक्शंस लगाए हैं यूएस, इससे उनको लॉन्ग टर्म में काफी डैमेज होगा, क्योंकि जो बिल्कुल। मैग्नेट एक आखिरी सवाल, मेरे पास समय कम है। पूजा, मैं आपके पास आऊंगा। मतलब जो कंपनियां जिनका अमेरिका से भी जो आईटी की दिग्गज कंपनियां हैं, हम लगातार ग्राफिक्स बता रहे हैं, बिरला सॉफ्ट, एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम, मतलब अपने आप में ये एक, मतलब ये सालों साल लगे हैं इस तरह का बिजनेस और बाकी चीजें मॉडल। क्या वाकई मतलब इन सारी चीजों को दरकिनार किया जा रहा है? वो सारी चीजें हैं कि अमेरिका किसी न किसी तरह भारत पे दबाव बना रहा है? क्योंकि आमतौर पे ट्रंप को एक बिजनेस पर्सन के तौर पे भी देखा जाता है। जी, मेरे ख्याल से क्या होगा, मेनी प्रोसेस विल नाउ सेट इन मोशन। जो अमेरिकन लॉबीज हैं, कॉर्पोरेट लॉबीज हैं, वो एक्टिव हो जाएंगी। जो डिसीजंस ट्रम्प ले रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पे पड़ेगा, वो और 1-2 महीने में ज्यादा जोर से दिखने लगेगा। कोर्ट्स के अंदर उनके बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, टैरिफ्स वगैरह के जो थे, उस पर कुछ और डिसीजंस आने लगेंगे। एज इट इज आप देख रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो रही है। तो मेरे ख्याल से साल के अंत होते होते ट्रम्प की सिचुएशन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आज जो है वो वैसी ही रहेगी कि नहीं, हमें ये देखना होगा। और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर वो कितने स्ट्रांग रहते हैं, हमें ये देखना होगा। तो मेनी थिंग्स विल चेंज इन द शॉर्ट टर्म। एंड हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आए। कुछ पहले भी हमने देखा है कि ट्रम्प अपने डिसीजंस जल्दी जल्दी बदल देते हैं। तो हो सकता है इंटरनल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर कुछ होगा जिससे ट्रम्प और ये सारी चीजें बस संभावनाओं में हैं। ये सारी चीजें बदलते इक्वेशन और बाकी चीजों पर भी डिपेंड होंगी। दुनिया में इतनी तेजी से घटनाएं बदल रही हैं कि कब क्या चीजें, क्या रिएक्शन, क्या सैंक्शन आ जाए, ये आजकल कहना मुश्किल है। लेकिन अच्छी चर्चा रही। मैं शुक्रिया करूंगा अपने तमाम एक्सपर्ट्स का, पूजा, विजय जी, इसके साथ ही हमारे साथ वरुण जुड़े, नीति, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे इनसाइट्स के लिए। और उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो स्टूडेंट्स हैं वो पैनिक ना हो, थोड़ा सा पेशेंस रखें। जो तमाम एक्सपर्ट्स ने इनसाइट्स दिए उन सभी का खास तौर पे ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से आपको फायदा मिले। फिलहाल स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।